तो दिल्ली ये शहर सिर्फ इमारतों का नहीं है, ये कहानियों का शहर है, इतिहास का और कुछ ऐसी सच्चाइयों का जो आज भी इन पुराने किलों की दीवारों में सांस लेती हैं। आज हम ऐसी ही एक जगह की कहानी सुनाने वाले हैं, फिरोज शाह कोटला की। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी किसी जिन्नात के सामने दुआ मांगी है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भला कोई ऐसी किसी शक्ति से कैसे दुआ मांग सकता है। लेकिन आपको पता है, दिल्ली के बिल्कुल दिल में फिरोज शाह कोटला में हजारों लोगों के लिए ये सिर्फ कोई सवाल नहीं है, ये उनकी गहरी आस्था का, उनके विश्वास का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या राज है इस जगह का? ये जो मान्यता है कि यहाँ जिन्नात रहते हैं, ये इतनी मजबूत क्यों है? चलिए आज इसी पुराने फसाने की परतें खोलते हैं। तो मान्यताओं की अगर माने तो जिन्नात वो ताकतें हैं जो बिना धुएं वाली आग से बने हैं। मतलब वो हमारी दुनिया को देख सकते हैं, उसमें दखल भी दे सकते हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। और फिरोज शाह कोटला को तो उनका घर माना जाता है, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं उनकी हुकूमत चलती है। देखिए, सदियों पहले 14वीं सदी में ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का बनवाया हुआ एक बहुत ही शानदार किला हुआ करता था। लेकिन फिर वक्त बदला, सल्तनतें मिटीं, बादशाह चले गए और कहते हैं कि इस वीरान पड़े किले में धीरे धीरे जिन्नौतों ने अपना बसेरा बना लिया। और आज ये एक किला कम और आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र ज़्यादा है। और पता है यहाँ की सबसे अनोखी बात क्या है? यहाँ आस्था किसी मजहब की मोहताज नहीं है। हिंदू भी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और मुसलमान भी अपनी अर्जियां लगाते हैं। यहाँ सब के सब एक ही शक्ति के सामने सिर झुकाते हैं, कोटला के जिन्नात। और बस यही वो बात थी जिसने हमारी आज की कहानी के हीरो को अपनी तरफ खींच लिया। और अब एंट्री होती है कहानी में मैथ्यू की, एक ऐसा इंसान जिसके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक दिलचस्प कहानी थी, एक अंधविश्वास था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यही नजरिया उसे एक ऐसे अनुभव की तरफ ले जा रहा था जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो ये मैथ्यू था कौन? वो जर्मनी से आया एक जर्नलिस्ट था। उसकी माँ पंजाबी थी और पिता जर्मन। तो हाँ, हिंदी काफी अच्छी बोल लेता था। वो इंडिया आया था अपनी मैगजीन के लिए अनोखी कहानियां ढूंढने। उसके लिए यहाँ की हर मान्यता, हर रिवाज बस उसकी मैगजीन का अगला सेंसेशनल टॉपिक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हुआ ये कि जब उसके गाइड, जो वहीं के एक केयरटेकर थे, उन्होंने उसे कोटला की मान्यताओं के बारे में बताया तो मैथ्यू ने बस हंस के टाल दिया। बोला, अरे मुझे इन मन्नतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इसे बस एक और कहानी समझ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब वो केयरटेकर थे, वो समझ गए। उन्होंने मैथ्यू के लहजे में जो मजाक था उसे भांप लिया। तो उन्होंने बहुत ही संजीदगी से उसे चेताया। कहा, आप जाइए, पर एक बात याद रखिएगा, हर जगह की एक मर्यादा होती है। यहाँ की ताकतें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी जिसे मैथ्यू ने हवा में उड़ा दिया। तो मैथ्यू अपने कैमरे के साथ कोटला पहुंच गया। दिन का वक्त था, लोग अपनी अपनी दुआएं मांग रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, और वो ये सब देखकर बस मनी मन हंस रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके कॉन्फिडेंस को हिलाना शुरू कर दिया। वो लोगों की भीड़ को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। और ठीक उसी पल उसे अपने कंधे पर किसी का एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। वो एकदम से झटके से पलटा, लेकिन पीछे तो दूर दूर तक कोई नहीं था। बस एक पल के लिए उसका दिल बहुत तेजी से धड़का। ये क्या था? वो अभी भी इसी सोच में डूबा हुआ था कि भीड़ में से एक आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, बड़ा हंस रहे हो? अगर इतनी हिम्मत है तो आज रात को यहां आकर दिखाओ। ये खुली चुनौती थी। मैथ्यू ने उसे इग्नोर किया और जाने के लिए जैसे ही मुड़ा तभी एक और आवाज आई, एक आवाज जो सीधे उसके कानों में पड़ी। मैथ्यू, आओगे ना? वो वहीं का वहीं जम गया। मतलब इस अनजान जगह पर उसका नाम कौन जानता था? एक जर्नलिस्ट होने के नाते उसके कान खड़े हो गए। ये उसे डर से ज्यादा एक सेंसेशनल स्टोरी का बुलावा लग रहा था। और बस कहानी के इसी लालच में मैथ्यू ने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने वो चुनौती एक्सेप्ट कर ली। वो उस रात दोबारा कोटला गया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। वो दीवार फांद कर किले के अंदर घुस गया।
कैमरा ऑन किया और मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो बनाने लगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ भूतों से मिलने, चलो देखते हैं कहाँ है वो। वो बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसकी नजर एक बुझी हुई मोमबत्ती पर पड़ी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस मोमबत्ती की लौ अपने आप जल उठी। हवा का तो एक झोंका तक नहीं था। मैथ्यू के हाथ कांपने लगे। और यहाँ से खौफ का असली खेल शुरू हुआ। मोमबत्ती की रोशनी में उसे पास की एक गुफा में एक परछाई हिलती हुई दिखी। उसने हिम्मत करके अंदर झांका। गुफा खाली थी। वो घबराकर बाहर निकलने के लिए पलटा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। वहां अब एक पत्थर की दीवार थी, वो फंस चुका था। और फिर जब उसने दहशत में ऊपर देखा तो उसका खून सूख गया। किले के हर खंबे पर, हर मेहराब पर एक काला साया बैठा था, और वो सब बस उसे ही घूर रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो किसी एक दिशा से नहीं बल्कि हर तरफ से आ रही थी। ये हमारा घर है। सदियों से हम लोगों को दिन में अपनी इबादत करने देते हैं, लेकिन रात हमारी होती है, और तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ाने आए हो। अब मैथ्यू के लिए ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक भयानक हकीकत थी, और वो इस हकीकत में अकेला कैद था। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। भागते भागते उसे अचानक उस केयरटेकर की बात याद आई, और याद आया वो ताबीज जो उस केयरटेकर ने उसे दिया था और जिसे मैथ्यू ने मजाक समझकर अपनी जेब में रख लिया था। कांपते हुए हाथों से उसने जेब से वो ताबीज निकाला और जल्दी से गले में पहन लिया। और जैसे ही वो ताबीज उसके बदन से छुआ, मानो किसी ने लाइट जला दी हो, वो सारे साए गायब, वो डरावनी आवाजें बंद, और बाहर जाने का रास्ता उसके सामने बिल्कुल साफ था। वो एक सेकंड भी नहीं रुका, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस भागता रहा। तब तक भागता रहा जब तक वो किले से बाहर नहीं निकल गया। और उसने उसी रात बिना अपना सामान लिए जर्मनी की पहली फ्लाइट पकड़ी और हमेशा के लिए चला गया। उसका नास्तिक होना शायद नहीं टूटा, लेकिन हाँ, उसका घमंड जरूर टूट गया था। तो ये कहानी मैथ्यू के जाने के साथ खत्म तो हो जाती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। कहते हैं कि जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। मैथ्यू ने उनकी हुकूमत को सीधी चुनौती दी थी, फिर भी वो जिंदा बच गया। तो क्या ये सिर्फ उस ताबीज का कमाल था, या फिर उस रात कोटला के किसी रहमदिल जिन्नात ने एक भटके हुए इंसान पर तरस खा लिया था? इसका जवाब शायद आज भी उन्हीं दीवारों में कैद है।